भी गढ़ा है NEP 2020 में, नई शिक्षा नीति में, समता मूलक आधार शिक्षा का, लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दी जाए। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ना, अगर दिमाग हम न लगाए, सोच नहीं, इसकी गहराई में न जाए, इस लेवल प्लेइंग फील्ड शब्द जो आजादी की लड़ाई तक में नहीं इस्तेमाल हो पाया, भारत के संविधान में नहीं लिखा गया, इस सरकार के दिमाग में कहां से आ गया, वो काहे को आ गया, क्यों आ गया इनके दिमाग में? ये सवाल पूछे तो उत्तर मिल जाएगा। पर ये जो लड़की का नाम छोटा नाम है इसका, तो बड़ी जबरदस्त लड़की थी। उस लड़की ने मीडिया को बोला, ये कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड सारे देश में हो, वो बच्चा मुंबई का हो, गुवाहाटी का हो, वो बिहार के पटना का हो, कहीं का भी हो, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। तो लड़की समझ गया ये किस तरह का धोखा दिया जा रहा है, इस शब्द का इस्तेमाल है। उसने कहा कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड बोल रहे, कैसे हो सकती है लेवल प्लेइंग फील्ड, जबकि शिक्षा में गैर बराबरी है। कौन नहीं जानता, वो बोली, कौन नहीं जानता कि स्कूलों में, भारत के स्कूलों में समतामूलक शिक्षा नहीं दी जाती। वो शिक्षा जो बराबरी की गुणवत्ता में हो, वो देश के सारे स्कूलों में नहीं दी जाती है। वो गैर बराबरी पे, विषमता पे आधारित शिक्षा दी जाती है। जिस स्कूल व्यवस्था में गैर बराबरी है, उस स्कूल को की आखिरी परीक्षा में कैसे बराबरी आ सकती है, जो 12वीं के बाद आखिरी नीट की परीक्षा होगी। तो स्कूल व्यवस्था में गैर बराबरी है, तो नीट कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाती है? मैं तो कहता हूँ गजब का सवाल उसका। ये तो एक बहुत ही, मतलब बहुत ही, मैं कहूंगा एक परिपक्व और समझदार, जानकार शिक्षाविदी ऐसी बात कह सकता है। तो शिक्षाविदी का एक्सपर्ट है, वही बोल सकता है ऐसी बात। वो बात तो लड़की ने बोल दी, और उसके बाद उसने तुरंत आत्महत्या कर ली। उसके अरमान, उसके माँ बाप के, उसके गांव के अरमान आज तक पूरे नहीं हुए, और नीट लागू हो गई। मैंने ये 3 काल जो बताए आपको, आर्थिक काल, उसके तुरंत बाद इस बात को जोड़ा। उसकी वजह है इन तीनों कालों में नीट को भी परखने की और समझने की जरूरत है। इस समय कोचिंग क्लास के बगैर कोई भी, जब से नीट शुरू हुई है 2020 से, तब से आज तक बिना कोचिंग क्लास में जाए एक भी विद्यार्थी या युवा नहीं है या युवती नहीं है जिसने MBBS में एडमिशन पाया हो। कोचिंग क्लास जाना ऐसा हो गया जैसे आपको अगर आपको मोक्ष चाहिए तो गंगा के रास्ते से मिलेगा मोक्ष। गंगा की, मतलब काशी की सीढ़ियां चढ़ेंगे जब घाट की, तभी आपको मोक्ष मिल सकता है। तो इस तरीके का हो गया। नहीं, कोचिंग में नहीं जाएंगे तो आप डॉक्टर बन ही नहीं सकते। अब कोचिंग की फीस कितनी आप सबको जानते हैं। आज जो नीट की कोचिंग है, आप पता कर लीजिए, आपके जो युवा दोस्त है वो बता देंगे आपको, 20 लाख से कम किसी कोई खर्च नहीं करता, 20 लाख के ऊपर ही होती है। जिस एडमिशन के लिए आपको 20 लाख 30 लाख लगाना हो, वो युवा युवती किस परिवार से आ रहे हैं? क्या वो धनाढ्य परिवारों से आएंगे या गरीब परिवारों से आएंगे? वो जो खेती और मजदूर है उसके बच्चे तो नहीं होंगे ना, वो दलित और आदिवासी के बच्चे तो नहीं होंगे, वो OBC के बच्चे भी नहीं होंगे, वो मुस्लिम अल्पसंख्यकों में भी बच्चे नहीं होंगे। तो अल्पसंख्यक जो है उनमें भारी गरीबी है। ये जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं, घुमंतू जातियां हैं, उनके बच्चे भी नहीं होंगे। यानी देश के बहुजन, जो देश की आबादी का 85% 85% है, 85% 85% बहुजन है। वो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, OBC है, वो OBC बैकग्राउंड के मुस्लिम है, OBC बैकग्राउंड के मुस्लिम है, घुमंतू जातियों के लोग हैं, ये वो लोग हैं, और इनकी टोटल संख्या देश की आबादी का 85% है। यानी नीट डिक्लेयर कर रहा है, नीट के पीछे के 2020 की शिक्षा नीति ये डिक्लेयर कर रही है कि अब भारत में 85% लोगों में से एक भी व्यक्ति कभी डॉक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि वो कोचिंग में नहीं जा सकता। असंभव है, नामुमकिन है। मोदी से कहा जाए आप तो हर चीज को मुमकिन कर सकते हैं, इसको मुमकिन करवा दीजिए कि कोचिंग क्लास के रहते हुए भी अब 85% में से लोग डॉक्टर बन सकते हैं। नहीं बन सकते, ये मुमकिन नहीं करवा पाएंगे वो।
असंभव है उनके लिए। और इसलिए अब डॉक्टर केवल उच्च जातियों के, उच्च वर्गों के बच्चे ही बनते हैं। तो इसका एक अद्भुत प्रभाव हो चुका है जहां इसका अध्ययन हो रहा है। तो तमिलनाडु में तो इसका विरोध अभी भी चल रहा है नीट का, वो चुप नहीं हुए तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में क्यों हो रहा, बाकी जगह क्यों नहीं हो रहा? इसकी अगर श्रेय देना है तो पेरियार जी को दीजिए। पेरियार ने जो सिखाया तमिलनाडु की जनता का, उसका असर है। तमिलनाडु की जनता ने जाति व्यवस्था को खारिज कर दिया और पितृसत्ता को खारिज कर दिया और समता पर आधारित नए समाज का निर्माण किया। और सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान की भावना जो पेरियार ने सिखाई वो बहुत ही गहरी है, वो नींव में है, तमिलनाडु के नींव में है। इसी के कारण तमिलनाडु में आरएसएस का एजेंडा चल नहीं पाता। तो नीट में अब पता चल रहा है कि भारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है कोचिंग के जरिए, मतलब नीट के जरिए हो रहा है कोचिंग ना, कोई नीट है तो कोचिंग है हो रहा है। और उसमें बायजू अपने नाम से आज बहुत पॉपुलर नाम है आजकल का, वो बायजू नाम की एक कंपनी भारत में पैदा हुई है, लेकिन वो विदेशी उन्होंने लोन बहुत दिया है और इतना लोन उधार ले लिया है कि अब भारी उसकी हालत खराब है और विदेशी लोन में डूबी हुई है। उससे निकलने के लिए उसको और विदेशी लोन लेना पड़ेगा। तो विदेशी पूंजी पर चलने वाली बायजू कंपनी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है इस समय कोचिंग क्लासेस में, यानी नीट में भी। तो नीट की परीक्षा भी अब कंट्रोल हो रही है विदेशी पूंजी से। वहां से जो डॉक्टर निकले हैं, उनका नीट के जो निकले डॉक्टर है उसके ऊपर एक अध्ययन हुआ। तमिलनाडु सरकार ने अध्ययन करवाया, मद्रास हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर उनको काम दिया कि आप ये बताइए कि पिछले 10 सालों में, ये 10 साल की रिपोर्ट में शामिल हो जाना चाहिए, पिछले 10 सालों में तमिलनाडु की ग्रामीण हेल्थ सर्विस, जो ग्रामीण हेल्थ सेक्टर है वो बहुत ही हाई क्वालिटी की रही है हमेशा, वो भी पेरियार के कारण रहा। तो जो ग्रामीण हेल्थ सेंटर खुले हुए तमिलनाडु में ऊंची क्वालिटी वाले, उन पर क्या असर हुआ है नीट की परीक्षा का, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। और भारी डेटा इकट्ठा करके इस कमेटी ने रिपोर्ट दे दी है। रिपोर्ट ये दिखाती है कि जब से नीट लागू हुई है तब से रूरल हेल्थ सर्विसेज, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं की भारी तादाद में गिर चुकी है, गिर गई है। ये पूरे देश में जाना चाहिए ये जो सबक है तमिलनाडु के अध्ययन का। और क्यों गिरी है उसको समझाया हम लोगों ने, कमेटी वालों ने उन्हें ये समझाया इसलिए गिरी है कि नीट की परीक्षा के लिए जो कोचिंग जरूरी है, वो कोचिंग वही कर सकता है जो ऊंची जात का होगा, ऊंचे वर्ग का होगा। ऊंची जात ऊंचे वर्ग माफ कीजिए, जो पिछड़ी जाति का होगा और बहुत ही गरीब तबके का होगा, वही लोग जा सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। अब कोचिंग के बाद केवल वो लोग डॉक्टर बन रहे हैं जो ऊंची जात के हैं, ऊंचे वर्गों के हैं, धनाढ्य परिवारों के हैं। धनाढ्य परिवार का व्यक्ति जो डॉक्टर बनेगा वो काहे को गाँव में जाएगा, दूर दराज के गाँव में मुश्किल हालात में क्यों काम करेगा? वहां तो वो ज्यादा पैसे भी नहीं कमा सकता, वहां तो सारा मुफ्त होता है, सारी हेल्थ सर्विसेज तमिलनाडु में पूरी तरीके से मुफ्त है, वहां तो पैसा बना ही नहीं सकते आप। पैसा बनाने तो शहरों में रहो और खूब कमाओ और माँ बाप का लोन वापस करवाओ। अब कोई भी डॉक्टर जो चुना जा रहा है नीट के जरिए गांव में काम करने को तैयार नहीं है। ये नीट का भारी प्रभाव है। 10 साल की जो रिपोर्ट तैयार की जा रही है 24 के चुनाव के लिए, उसमें डलवा दी गई किसी तरीके से, भारी मेहरबानी हो जाएगी देश के ऊपर। नीट ने बर्बाद कर दिया मेडिकल प्रोग्राम को। तो ये वैश्विक पूंजी के असर है। ये नीट का जो सेंट्रलाइजेशन है, जो संघीय अधिकारों को छीनकर सारे अधिकार शिक्षा नीति के केंद्र में ले दिए गए हैं, उसके पीछे वैश्विक पूंजी है। उसके पीछे WTO भी है। WTO जो अपने ढंग से कंट्रोल करना चाहता है, उसमें बड़ा मुश्किल होता है। उसको राज्य सरकार से अलग नेगोशिएशन करने पड़े, महाराष्ट्र सरकार से अलग, मध्य प्रदेश सरकार से अलग, नागालैंड की सरकार से अलग, गुजरात सरकार से अलग, तो वो पागल हो जाते हैं।
तो ये जब हम लोगों ने 2015 में विरोध किया था WTO का, अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच में, तब ये बात हमने रखी थी कि WTO ही चाहता है कि शिक्षा व्यवस्था के फैसले, उसका कंडक्ट करना, उसको चलाना, वो सब प्रधानमंत्री के कंट्रोल में हो और कहीं नहीं। वक्त दे दिया, NEP ने दे दिया, प्रधानमंत्री के कंट्रोल में पूरी शिक्षा व्यवस्था दे दी, तब WTO का काम आसान हो जाता है। तो ये WTO की पूंजी वैश्विक पूंजी है जो कंट्रोल कर रही है मेडिकल एजुकेशन को भारत में। क्या पढ़ाया जाएगा वो भी वही होगा, वही कंट्रोल किया जाएगा। क्या नहीं पढ़ाया जाए, क्या पढ़ाया जाए। जिस बात का विरोध भगत सिंह ने 1928 में किया था, ये इसी का विरोध किया था कि ब्रिटिश साम्राज्य की पूंजी से जब कॉलेज खोले जाएंगे तो भारत की असली समस्याओं का ज्ञान नहीं दिया जाएगा, उन समस्याओं को दूर करने के लिए नागरिकों का निर्माण नहीं किया जाएगा। वो सब अब वापस आ गया है, इतने दशकों के बाद वापस आ गया है हमारे देश में, और फिर वैश्विक पूंजी का कंट्रोल हो गया है। फिर संप्रभु भारत नहीं बचता। बस आगे बहुत टाइम लग गया आपका, मैंने कोई सवाल है तो पूछ लीजिए।